नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम जियोग्राफी देख रहे हैं। जियोग्राफी में चैप्टर है क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत इसमें जो टॉपिक देखेंगे आज हुआ है हीट बजट ऑफ अर्थ, अर्थात पृथ्वी का जो ताप संतुलन है। तो टॉपिक ही आपके सामने पृथ्वी का ताप संतुलन। पृथ्वी कैसे गर्म होती है, कैसे ताप प्राप्त करती है। तो सौर विकिरण से एनर्जी प्राप्त करती है, इसे सूर्य ताप कहते हैं, इंसुलेशन। इससे पहले वाले जो वीडियो में आप देखेंगे टॉपिक है आपके सामने पृथ्वी का ताप संतुलन। तो हीट बजट ऑफ अर्थ, क्या बोलेंगे, हीट बजट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का ताप संतुलन। पृथ्वी है सूर्य से एनर्जी प्राप्त करती है सूर्य ताप के रूप में। कैसे बोलेंगे, सूर्य ताप के रूप में। और ये पृथ्वी हो गया, ये सूर्य। तो जितना सूर्य ताप पृथ्वी प्राप्त कर रही है सूर्य ताप, उतना पृथ्वी वापस भी कर रही है भौम विकिरण के रूप में। तो एक साइड अगर सूर्य ताप प्राप्त कर रही है पृथ्वी, तो दूसरी साइड भौम विकिरण कर रही है, अर्थात पृथ्वी के द्वारा परावर्तित होने वाला विकिरण भौम विकिरण, या निकलने वाला भौमिक विकिरण। तो कुछ इस तरीके से इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। सूर्य ताप जितना पृथ्वी प्राप्त करता है, भौम विकिरण की मात्रा भी उतनी ही बराबर रहती है, भौमिक विकिरण। तो सूर्य ताप की मात्रा, भौमिक विकिरण, ये दोनों हमेशा बराबर में रहते हैं। जितना सूर्य ताप पृथ्वी प्राप्त करता है उतना ही वापस वह अंतरिक्ष में भेज देता है। इस तरीके से दोनों विकिरण की मात्रा क्या रहती है, हमेशा बराबर रहती है। पृथ्वी का जो ऊष्मा है हमेशा एक संतुलन में रहता है। इस दौरान कुछ घटनाएं घटती है, जैसे परावर्तन, फिर बोलेंगे अवशोषण और प्रकीर्णन। अर्थात पृथ्वी में बहुत सारे जो सूर्य ताप है उसका परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। बादल है, धूल के कण है, गैस है वायुमंडल में, तो अवशोषण भी होता है इन्हीं के द्वारा। और साथ साथ में अंतरिक्ष में बिखेर भी दिया जाता है या वायुमंडल में, जिसे स्क्रेटिंग कहते हैं। स्क्रेटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ बिखर जाए, जैसे सनलाइट वायुमंडल में बिखर जा रही है तो स्क्रेटिंग ऑफ लाइट कहलाता है। परावर्तन वापस चला जाना, अवशोषण मतलब सोख लेना। तो ये तीनों घटनाएं घटती रहती है वायुमंडल में। कारण क्या है, बोलेंगे वायुमंडल में गैसें हैं, धूल के कण है, तो बादल है, धरातल पे बर्फ है, रेत है, मृदा है। तो धरातल की प्रकृति भी डिपेंड करती है किस तरीके से है। पुनः फसल है, वन है। तो बहुत सारे चीज़ों के द्वारा परावर्तन की क्रिया, अवशोषण की क्रिया और प्रकीर्णन की क्रिया घटते रहती है। तो हमारा एक ओवरऑल व्यू ये है। जो हीट बजट है इसके बारे में बहुत सारे बारे में विद्वानों ने बताया, जैसे मॉलर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें से हार्वर्ड जे क्रिचफील्ड। तो हार्वर्ड जे जो क्रिचफील्ड है, उन्होंने हीट बजट को कैसे समझाया है एक बार देख लीजिए आप। क्या लिखेंगे, हार्वर्ड जे क्रिचफील्ड। हार्वर्ड जे क्रिचफील्ड क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु वैज्ञानिक है। इनके अनुसार इन्होंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है जो सूर्य ताप है। देखिए, वायुमंडल का जो ऊपरी परत है इस पे सूर्य ताप प्राप्त हो रहे हैं। मान लेते हैं वायुमंडल का ऊपरी सरफेस है पूरा, और ये पृथ्वी का सरफेस है, धरातल। ठीक है, तो बोलेंगे पृथ्वी का ये सरफेस है, पृथ्वी सतह, और ये वायुमंडल की ऊपरी सतह। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा। सूर्य ताप तो सूर्य से प्राप्त हो रहे हैं। अंतरिक्ष को पार करता हुआ सूर्य की किरण वायुमंडल की ऊपरी सतह पे आया, साथ साथ में पृथ्वी के सरफेस पे भी आया, धरातल पे आया। इस दौरान वायुमंडल में मान लेते हैं बादल है, ये बादल है, फिर कुछ गैस के कण है, तो क्या बोलेंगे, गैस कण।
फिर अन्य धूल उल के कण भी है, ये कण है, धूल कण मान लेते हैं। तो क्रिचफील्ड बोल रहे हैं कि जो सूर्य ताप है, सूर्य से चल रही है, वायुमंडल की ऊपरी सतह पे आती है। तो वायुमंडल की ऊपरी सतह ये जो है, ये आपका परावर्तन करती है। कितने प्रतिशत का परावर्तन कर देती है? तो क्रिचफील्ड के अनुसार जो परावर्तन की प्रतिशत है, तो क्या बोलना है कि परावर्तन कितना हो रहा है आपका क्रिचफील्ड के अनुसार? बादलों के द्वारा परावर्तन हो जा रहा है अंतरिक्ष में, बोलेंगे 23%। बादलों के द्वारा जो अंतरिक्ष में वापस भेज दिया गया है, जो सौर विकिरण की प्रतिशत मात्रा, क्रिचफील्ड के अनुसार 23% बादल वापस अंतरिक्ष में भेज दे रही है। फिर कणों के द्वारा, जो कण हैं, धूल के कण हैं, ये क्या कर रहे हैं? 9% अंतरिक्ष में वापस भेज दे रहे हैं। 2% पृथ्वी के द्वारा अंतरिक्ष में वापस भेज दिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के 23%, 9% और 2%, 23 + 9 + 2%, कितना बोलेंगे? 32 + 2, 34% अंतरिक्ष में क्या किए गए? वापस भेज दिए गए। तो पृथ्वी को गर्म करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। तो ये क्या हुआ? टोटल मिला के सौर विकिरण का 34% पृथ्वी को गर्म करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। तो पृथ्वी को गर्म करने के लिए उपलब्ध कितने प्रतिशत सौर विकिरण बच गए हैं? बोलेंगे 66% सौर विकिरण बच गए हैं, जो जिसके द्वारा पृथ्वी प्लस वायुमंडल गर्म हो रही है। पृथ्वी व वायुमंडल गर्म हो रहे हैं दोनों। तो देखिए, ये वाला निशान है अंतरिक्ष में वापस। अब दूसरा डायरेक्शन ये देखना होगा हमको कि प्राप्त कितना हो रहा है। तो पृथ्वी का सतह है, सरफेस, ये वाला, ये प्राप्त कर रही है 24%। पृथ्वी का तल सोख लिया 24% सौर विकिरण को। इसके बाद जो है गैसें, जैसे ये गैस है, धूल के कण, तो गैस, धूल के कण, ये टोटल मिला के आपका 23% सोख लिए। तो 23% गैस, वायुमंडल की गैसें और कणों के द्वारा सोख लिया गया। 24% पृथ्वी के तल द्वारा और बादलों के द्वारा फिर सोख लिया गया। जो शेष अमाउंट बच रहे हैं इसमें जोड़ देंगे आप। 24% + 23%, 4, उधर 66% बच रहे थे, और इधर क्या हो जाएगा आपका? 19%। इस प्रकार से एक बार फिर से क्रिचफील्ड के अनुसार देख लीजिए, अंतरिक्ष में वापस कितने जा रहे हैं? ये वाला निशान अंतरिक्ष में जाने का है, 23% बादल भेज रहा है। 2% पृथ्वी का तल वापस भेज दे रहा है अंतरिक्ष में सौर विकिरण को। धूल के कण और गैस कण जो भी हैं, ये दोनों 9% वापस भेज दे रहे हैं। बच रहा जो है 66%, 66% पृथ्वी को या वायुमंडल को गर्म करने के लिए सौर विकिरण प्राप्त हो रहे हैं। इसमें से फिर से 23% जो वायुमंडल की गैसें हैं, कण है, वो अवशोषित कर लिया। 1% आपको बढ़ा देना है पृथ्वी का धरातल। 23% अगर आपको याद रहता है, 1% और अधिक करके पृथ्वी का धरातल एब्जॉर्ब कर लेगा, 24% हो जाएंगे। 19% बादल अवशोषित कर रहे हैं। देखिए, बादल 23% भेज रहा है, अवशोषित कर रहा है 19%। तो ये है आपका टोटल 66% अवेलेबल है, 34% अवेलेबल नहीं है। फिर भी पृथ्वी का एक ताप संतुलन में रहता है। सूर्य से एनर्जी पृथ्वी को कैसे मिलती है? लघु तरंग के रूप में मिलती है। आपको ये भी याद करना होगा, लघु तरंग के रूप में पृथ्वी सौर ऊष्मा प्राप्त करता है, और दीर्घ तरंगों के रूप में भौम विकिरण रहते हैं। तो भौम विकिरण हमेशा पृथ्वी जो वापस भेज रहे हैं उसे भौम विकिरण बोलते हैं। ये दीर्घ तरंगों के रूप में रहता है। दीर्घ तरंगों के रूप में जो पृथ्वी के द्वारा भेजा जा रहा है, तो इसको भी वायुमंडल गैस की कणें अवशोषित कर रही है। तो ये है आपका पृथ्वी का ताप संतुलन। अब एक शब्द आता है एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? ज्योग्राफी में एक शब्द आता है, जब भी आप सूर्य विकिरण पढ़ेंगे, सूर्य ताप, एल्बिडो, एक शब्द आएगा आपके पास। एल्बिडो क्या होता है?
पृथ्वी के द्वारा जो सूर्य ताप प्राप्त किया जा रहा है, तो पृथ्वी में सब चीज़ शामिल हो गए। तो पृथ्वी के द्वारा या किसी भी सतह के द्वारा, सरफेस के द्वारा या पृथ्वी के किसी भाग द्वारा जितना सूर्य ताप प्राप्त किया जाता है और वापस जितना अंतरिक्ष में भेजा जाता है, इनका एक अनुपात है। तो ये जैसे मान लेते हैं सूर्य ताप प्राप्त हो रहा है पृथ्वी के किसी भाग, सरफेस, सतह को, और वापस जो जा रहा है, इसका एक अनुपात है एल्बिडो। क्या बोलना है आपको? एल्बिडो, प्राप्त सूर्य विकिरण। प्राप्त सूर्य विकिरण वह भौम विकिरण का एक अनुपात है। तो प्राप्त सूर्य विकिरण और भौम विकिरण का एक अनुपात है। यह आगे बढ़ के सूर्य विकिरण की मात्रा सतह के द्वारा और परावर्तित विकिरण की मात्रा सतह द्वारा, तो एक अनुपात है। बस इतना आपको याद रखना है कि सूर्य से किरण चल रही है, मान लेते हैं बर्फ है, ठीक है, बर्फ की सतह पे पड़ती है, तो वापस भी तो बर्फ उसे विकिरण को अंतरिक्ष में भेज देगा। तो जितना सूर्य ताप प्राप्त कर रहा है उतना वापस ही भेज दे रहा है वो। फिर पुनः मरुस्थल है, सूर्य ताप प्राप्त कर रहा है, ये मान लेते हैं मरुस्थल है, तो वापस भी भेजेगा अंतरिक्ष में। तो जितना प्राप्त कर रहा है और जितना भेज रहा है, इसका अनुपात जरूरी नहीं है यहाँ कि पूरा का पूरा ही 100% भेज दे। अगर 20% प्राप्त कर रहा है मान लेते हैं और 10% वापस भेज रहा है, तो 20% बटा 10%, 10% एल्बिडो निकल जाएगा। तो सबका अलग अलग एल्बिडो है। पृथ्वी पे आपको जितने भी धरातल भाग दिखाई देते हैं उन सब का अपना अलग अलग एल्बिडो है। गणना की जाती है कैसे निकाला जाएगा, तो सूर्य विकिरण कैसे प्राप्त हो रहे हैं, कितने प्राप्त हो रहे हैं, और सूर्य विकिरण कितना वापस जा रहा है। अभी डिपेंड कैसे करेगा, तो इसमें बोलना है एल्बिडो किस पे निर्भर कर रहे हैं। तो एल्बिडो की निर्भरता, डिपेंडेंसी किस पे है, किस पे डिपेंड है ये, तो किरण कितना कोण बना रही है, किरण का कोण, ठीक है। पहला बोलेंगे किरण का कोण कितना बन रहा है, दूसरा है कि धरातल की प्रकृति कैसी है, धरातल की प्रकृति। अब फिर से एक बार डायग्राम में देखिए, पृथ्वी है, ईश्वर की किरण है, ये वाला कोण ये, और इस वाले इलाके में थोड़ा और बड़ा कर दूं मैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि तिरछी किरण, एक किरण जो है तिरछी हो गई तो अधिक कोण बनाएगी। क्या बोलेंगे? तिरछी किरण अधिक कोण बनाएगी, तो यहाँ से परावर्तन भी अधिक होगा, तो कोण पे डिपेंड कर रहा है। ये सीधी किरण है, ठीक है, तो परावर्तन क्या होगा इसका, कम होगा। तो तिरछी कोण का परावर्तन अधिक है, सीधी कोण का परावर्तन क्या है, कम है, तो रिफ्लेक्शन होगा। कुल मिला के तिरछी किरण है तो रिफ्लेक्शन अधिक हो जाएंगे, परपेंडिकुलर है तो कम रिफ्लेक्शन होंगे। अब इसी में कुछ और एल्बिडो है, जैसे मान लेते हैं कोई सरफेस है, सतह अच्छे से पॉलिश है, बेल तरीके से पॉलिश है, तो उसका रिफ्लेक्शन अधिक होगा। खुरदरी सतह है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, जो शीशा है अगर अच्छे से पॉलिश किए रहते हैं तो परावर्तन अधिक रहता है। खुरदरी सतह पे क्या रहता है, अवशोषण होता है। काली सतह जो रहती है अवशोषण करती है, और सफ़ेद सतह क्या करती है, तो परावर्तन कर देती है। तो एल्बिडो का भी नियम कुछ फिजिक्स के सिद्धांत पे ही चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किसकी एल्बिडो अधिक है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है एक सीक्वेंस में से जाने के लिए आपसे, तो प्रतिशत मात्रा सबकी अलग अलग है। सबसे हाईएस्ट में आता है बर्फ का एल्बिडो अधिक है, अगर ताजा बर्फ है उसका एल्बिडो सर्वाधिक रहेगा फर्स्ट नंबर पे। पृथ्वी का हर सतह, सरफेस जो भी दिखाई दे रहे हैं भूभाग, उसका अपना अपना एल्बिडो है। आपको याद रखना है बर्फ का एल्बिडो सर्वाधिक है, वो भी ताजा बर्फ फर्स्ट नंबर पे आएगा। सेकंड नंबर पे आपको बोलना है ताजा बर्फ के बाद जो रेतीले मैदान है, रेतीले मैदान जैसे बालू वाला इलाका, तो रेतीले मैदान का एल्बिडो सेकंड नंबर पे। फिर बोलना है पुराना बर्फ, पुराना बर्फ। अब यहाँ पे पेड़ पौधे आएंगे, तो सबसे पहला वनस्पतियों में सवाना वनस्पति,
सवाना वनस्पति। फिर घास का मैदान, घास के मैदान के बाद फसल, जो ताजी हरी फसल रहती है उसका रिफ्लेक्शन, बोलेंगे हरी फसल। इसके बाद बोलेंगे पतझड़ के वन, पतझड़ वन। और अंत में आपको बोलना है कोणधारी वन, कोणधारी वन। तो ये दिखा रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 80% तक रिफ्लेक्शन हो जाता है सनलाइट। धीरे धीरे कोणधारी वन तक आते आते रिफ्लेक्शन 5% तक रह जाते हैं। तो ताज़ा बर्फ का रिफ्लेक्शन अधिक है, क्योंकि बर्फ की सतह क्या है, प्लेन है, सरफेस है। प्लस जैसे कि अंटार्कटिका है, आर्टिक है, तो वहाँ पे सूर्य की किरण तिरछी पड़ेगी ये वाले बेल्ट में। तो तिरछी होने के कारण रिफ्लेक्शन भी क्या है, अधिक है। इसके बाद रेतीले मैदान है, तो मैदान भी आप देखेंगे मकर रेखा कर्क रेखा पे अधिक दिखाई देगी। ये वाला जो कर्क रेखा मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के पास, प्रतिशत नहीं है। जितनी भी बड़ी बड़ी मरुस्थल आपको दिखाई देंगे उष्ण कटिबंध क्षेत्र में, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश के पास, तो यहाँ भी थोड़ा कोण बनता है। और धूल के कण हैं तो वो भी रिफ्लेक्शन कर देते हैं। फिर पुरानी बर्फ, सवाना वनस्पति, घास का मैदान, हरी फसल, पतझड़ वन, कोणधारी वन। तो कभी एग्जाम में आता है एल्बिडो किसकी अधिक होगी, अगर ऐसे देगा कोणधारी, फिर पतझड़, फिर घास, फिर बर्फ। तो इसको अच्छे से सजाना है। सबसे पहले बर्फ करना है आपको, आइस। बर्फ के बाद किसका करना है आपको, तो वो घास, घास के बाद करना पतझड़ के वन, और उसके बाद क्या करना है, कोणधारी वन को इस साइड। तो इसको ऊपर से नीचे की ओर एल्बिडो लाना है आपको, ठीक है। आपको याद रखना 80% सौर विकिरण परावर्तित हो जाते हैं। तो ये है आपका एल्बिडो और हीट बजट पृथ्वी का, इन दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे आप। बस फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए टुडू आइस के साथ।